नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे मुंबई की खबर से। मुंबई महानगर पालिका ने हाई रिस्क देशों के यात्रियों के लिए 7 दिनों के बहुत ही सख्त होम क्वारंटीन नियम जारी किए हैं। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि इस यूनिक और स्ट्रिक्ट नियम से कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने में सफलता मिलेगी। बीएमसी की तरफ से पिछली बार जारी की गई एसओपी की तरह इस बार की एसओपी में काफी समानताएं हैं, लेकिन नए एसओपी में होम क्वारंटीन वाले पैसेंजर और बीएमसी अधिकारियों को सख्ती से काम करने की हिदायत दी गई है। एसओपी के नियम तोड़ने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। एक तो मैं मुंबई का लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप डरो मत। डरना नहीं, डरने का बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए और सावधान होके आने वाले दिन अपने को मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी बन के रहना है। अभी जब हम एयरपोर्ट आए तो मुझे एयरपोर्ट के जो इंचार्ज है उन्होंने जानकारी दी कि 4 फ्लाइट रेगुलर आते हैं जो रशिया कंट्री से जुड़े हुए हैं, वो हाई रिस्क कंट्री के है। उनको एक ही ईस्ट का जो हमारा अरेबल कॉरिडोर है उधर से निकलते हैं, वही जगह पे स्कैनिंग होता है उनका। उसके बाद उनको क्वारंटाइन के लिए 7 दिन या 10 दिन आरटीपीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर पॉजिटिव भी आएगी तो जीनोम सीक्वेंस की भी टेस्ट होगी। ओमिक्रॉन का जो डर लग रहा है वो होना नहीं चाहिए और हर एक पैसेंजर सेल्फ डिक्लेरेशन देगा कि वो कौन से कनेक्टिविटी कंट्री में जाके आए हैं और उनकी पूरी जानकारी मिलेगी, बैक हिस्ट्री मिलेगी। और लो रिस्क के ये है आने वाले कंट्रीज, वो पैसेंजर को कंपलसरी आरटीपीसीआर 5-6 घंटा उनको बैठना ही पड़ेगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अब मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले जो यात्री हैं जो विदेश से आ रहे हैं, उनको किस तरह के नियमों का सामना करना पड़ेगा? बीएमसी की तरफ से किस तरह के सख्त नियम लागू करवाए गए हैं? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर महानगर पालिका बिल्कुल मुस्तैद है और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के तहत जो भी विदेश से मुंबई आएगा, सबसे पहले उसको 7 दिन तक होम क्वारंटीन रखा जाएगा, लेकिन यह होम क्वारंटीन अंडर ऑब्जर्वेशन बीएमसी और उस सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी के नेतृत्व में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इस तरह का पालन नहीं करता है तो जाहिर तौर पर क्रिमिनल ऑफेंस और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जो है सरकारी जो क्वारंटीन सेंटर पर वहां से किया जाएगा, उसके बाद केसेस भी किए जाएंगे। तो इस तरह के कड़े कानून बनाया गया। बिल्कुल, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं, यानी कि इसी देश के हैं लेकिन अन्य राज्यों से आ रहे हैं मुंबई, तो उनके लिए किस तरह के नियम लागू हैं? इसके अलावा जो विदेश से आ रहे हैं वो किस तरह की टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएंगे? इस बारे में भी आपसे विस्तृत जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए बीएमसी ने सीधे तौर पर कर दिया है कि जो भी संक्रमित देशों से आ रहे हैं, यानी कि जहां पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण फैला हुआ वहां से आ रहे हैं, तो आरटीपीसीआर कराने के बाद एयरपोर्ट पे भी आरटीपीसीआर बीएमसी द्वारा किया जाएगा और बीएमसी के तमाम जो WWR है, वार्ड रूम द्वारा उनको नेतृत्व में लिया जाएगा और निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा मुंबई में जो 24 WWR बनाए गए, यानी कि वार्ड रूम बनाया गया है, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और उनकी निगरानी रखेगी। 7 दिन बाद अगर वह निगेटिव पाते हैं तो उन 7 दिनों के बाद वापस 7 दिन उनको होम क्वारंटीन रखा जाएगा। उनकर ऊपर भी निगरानी जो है बीएमसी के वार्ड रूम के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो रखे, वो पैनल की टीम के नजर में रहेंगे। ऐसे में उसके अलावा भी किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है
तो उनके ऊपर केसेस भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है सत्य प्रकाश कि जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं, वो बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के भी मुंबई एयरपोर्ट आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बात वही है कि जब तक आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तब तक आपको आरटीपीसीआर के तहत आना है, लेकिन आरटीपीसीआर सही करवाया है या सर्टिफिकेट लिया है, इसकी भी निगरानी अब जो खुद महानगर पालिका कर रही है, क्योंकि बीते दिनों देखा गया कि कई बार जो है फर्जी आरटीपीसीआर के तहत भी लोग विदेश से मुंबई में सफर कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर अब यह बड़ा कड़क कानून कर दिया गया कि अगर कोई आरटीपीसीआर करवाकर विदेशों से आता है तो वह मुंबई में आकर एयरपोर्ट पे भी आरटीपीसीआर महानगर पालिका के नेतृत्व में करवाएगा। उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या कुछ आता है उस हिसाब से वार्ड रूम में उनको शिफ्ट किया जाएगा। सत्य प्रकाश, जो होम क्वारंटीन का नियम लगाया गया है वो विदेशी ही यात्रियों के लिए सिर्फ है, या फिर अगर हमारे देश का भी कोई व्यक्ति मुंबई के लिए यात्रा कर रहा है तो उसे भी होम क्वारंटीन रहना होगा 7 दिन? नहीं, फिलहाल जो है आरटीपीसीआर के बाद अगर आप विदेश से यात्रा कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो जी, उस दौरान जो है उनको जो है सबसे पहले अंडर ऑब्जर्वेशन एयरपोर्ट पे ही ले लिया जाएगा। इसके अलावा 15 दिन पहले जो लोग विदेश से यात्रा किए हैं उनको महानगर पालिका के नेतृत्व में बनाई गई टीम को यह विवरण देना होगा कि वो किस देश से आए हैं, कहां से आए हैं। उसके बाद उनका आरटीपीसीआर किया जाएगा और उन्हें होम क्वारंटीन रखने का निर्देश दिया जाएगा। जी, और अभी क्या कुछ तैयारियां उद्धव सरकार कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संदिग्धों की संख्या बढ़ रही है, इस बीच में कोरोना की तीसरी लहर का अब खतरा भी तेज होने लगा है, तो उद्धव सरकार ने पहले से क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं? सत्य प्रकाश। बिल्कुल, देखिए महानगर पालिका और उद्धव सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है कि आने वाले नए जो कोरोना का वेरिएंट है उसे रोका जाए। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि संक्रमण ज्यादातर न फैले, लिहाजा कल देर शाम यह जानकारी मिली है कि ओमिक्रॉन को एक नया संक्रमित पेशेंट जो है महाराष्ट्र में मिला है, इसलिए महाराष्ट्र की चिंताएं और बढ़ गई है। लगातार महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखा जाए और जो पहले आए हैं उन्हें भी जो है बुलाया जाए और आरटीपीसीआर किया जाए। उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा कि आगे का कदम क्या होगा। लेकिन इस बीच सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि एसओपी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए और तमाम जो क्वारंटीन या सेंटर बनाए गए थे, कोविड सेंटर बनाए गए, तो उनको भी एक्टिव मोड पे रखा गया है कि अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो उन्हें तुरंत जो है इलाज मिले, सुविधाएं मिले, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इस तरह की व्यवधान सरकार ने बनाई है। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। राजधानी लाइव में खबरें अभी और भी हैं, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर का। दिल्ली सरकार ने शनिवार को एमसीडी में बदलाव कैंपेन की शुरुआत की। इस दौरान मनीष सिसोदिया और गोपाल राय मौजूद रहे। इस अभियान के जरिए आम आदमी पार्टी हर घर में दस्तक देगी। अभियान के तहत अगले 3 महीने में 50,000 लोगों को पार्टी से जोड़ने की योजना है। अभियान की शुरुआत करते हुए डिप्टी सीएम ने लोगों से मिस कॉल के जरिए पार्टी से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से जुड़कर देश बदलने के आंदोलन से जुड़े। उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी से जुड़कर बीजेपी को दिल्ली से उखाड़ फेंकने की अपील की। गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी ने एमसीडी पर 15 सालों के शासन में दिल्ली की जनता को 3 कूड़े के पहाड़ और भ्रष्टाचार के 2 तोहफे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर घर दस्तक देकर एमसीडी में बदलाव की अपील की जाएगी। लोगों को यह समझ में नहीं आता कि ये कूड़ा कूड़ा क्यों हुआ है। इसलिए दोस्तों, हमें ये जिम्मेदारी लेनी है। दिल्ली को बेहतर, दिल्ली देश की, दुनिया की एक बेहतर राजधानी बनाने के लिए हमें इस बदलाव के संकल्प के लिए अब मोर्चा संभालना है। 3 महीने बचे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए कल से पूरे दिल्ली के अंदर, सभी मंडलों के अंदर ये सदस्यता अभियान के लिए कल 1 दिन कैंप लगेगा, टेबल कुर्सी लगेगी, जहां प्रचार करेंगे, लोग आकर के वहां मेंबर बनेंगे। अगले 2 दिन उसी बूथ पर हमारी मंडल की पूरी टीम घर घर जाएगी। घर घर जाकर के
एमसीडी में बदलाव लाने का संकल्प दिलाएगी, उनको आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाएगी और इस दिल्ली के बदलाव के महाअभियान में उनकी भी हिस्सेदारी दिलाएगी। एक बूथ पर 3 दिन काम करना है, इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बूथ पर 3 दिन काम करना है और एक बूथ पर 300 लोगों को इस बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाना है। हमने लक्ष्य रखा है दिल्ली के अंदर अगले 1 महीने के अंदर पूरे दिल्ली के अंदर जो इस सदस्यता का महाअभियान चल रहा है, 50 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाएंगे। और अब तक और इस बार भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से भ्रष्टाचार का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, एमसीडी में जमानत जब्त कराने का भी रिकॉर्ड तोड़ा। केंद्र में भी आके 2 साल प्रधानमंत्री रह गए, 1.5 साल, तब तक याद नहीं आया। लेकिन जैसे ही चारों तरफ ये फैला कि आम आदमी पार्टी वाले कैसी राजनीति कर रहे हैं यार, ये कैसा राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर दिया। लाल बत्तियां उतर गई हैं यहां तो एमएलए की। कोई आदमी चेयरमैन बनता है, कोई आदमी एमएलए बनता है, कोई आदमी एमपी बनता है, कोई आदमी मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री तक की गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं है। तो इतने लंबे समय राजनीति में सत्ता में रहने के बाद मोदी जी को भी याद आया कि मेरी भी गाड़ी पे लाल बत्ती लगी हुई है, हटा देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने हटाई, इतिहास गवाह है इस चीज का। तो मैं जो कह रहा हूं कि एक काम इन आंदोलनकारियों के हिस्से में, हम आंदोलनकारियों के हिस्से में यह है कि इस देश की राजनीति के तौर तरीके बदलने हैं, इस देश की राजनीति के सोचने का, काम करने का तरीका बदलना है। वो आपने बदलना शुरू कर दिया। आज अगर पूरे देश में इस पे चर्चा होती है, आदिल भाई कह रहे थे कि मेरा नाम नहीं है। आज आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता मंडल का, बूथ का, अगर अपने रिश्तेदार के यहां उत्तर प्रदेश में जाता है या मध्य प्रदेश में जाता है, तो सबसे पहले उसको यही कहा जाता है, तुम लोगों ने काम तो शिक्षा में अच्छा कर दिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। एमसीडी बदलाव कैंपेन अभियान की शुरुआत कर दी है आम आदमी पार्टी ने, किस तरह का ये अभियान है और इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव भी अब नजदीक होते नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं अब रंग पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि 50,000 लोगों को इसमें हर कैंप के अंदर जोड़ना है, यानी कि कह सकते हैं 50 लाख लोगों को हर तरीके से आम आदमी पार्टी से जोड़ा जाएगा ताकि एमसीडी के अंदर बदलाव किए जा सके। और एमसीडी के ऊपर जिस तरीके से कहते हैं, भाजपा के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए कि उन्होंने भाजपा जो है वो एमसीडी को बेचती हुई नजर आ रही है। एमसीडी के दिल्ली सरकार है, एमसीडी को कहीं ना कहीं पैसे देती थी, सैलरी देती थी, वो सैलरी का पैसा कर्मचारियों में नहीं बांटा जाता था, उसके लेकर भ्रष्टाचार किया गया। लगातार कहीं ना कहीं आरोप जरूर लगते हुए नजर आए, मगर जिस तरीके से अब शुरुआत की गई है कि चुनाव नजदीक है तो कैंपेनिंग भी शुरू की जाए और घर घर जाकर लोगों को समझाया जाए कि भाजपा ने 15 साल के अंदर एमसीडी के अंदर कितने बड़े कार्य किए हैं, भ्रष्टाचार कितना किया है और यहाँ तक कि जो कर्मचारी है वो उनको कितना परेशान किया गया है। ये सारी प्रक्रिया जो है ये अब जनता के सामने रखी जाएगी और इसी को लेकर अब कैंपेनिंग भी शुरू की जाएगी और कैंपेनिंग के द्वारा कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी जनता को कहीं ना कहीं भाजपा की जो रणनीति है उसके बारे में समझाया जाए और आम आदमी पार्टी से जोड़ा जाए। मगर इसके लिए कहीं ना कहीं एक नंबर भी कैसे डिसाइड किया गया है, जो कहीं ना कहीं 88 कह सकते हैं 828282 करके जो नंबर है वो कहीं ना कहीं मिस कॉल देने के लिए है, ताकि मिस कॉल दें और घर बैठे आप आम आदमी पार्टी के सदस्य बने और लगातार कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर जो बदलाव है वो करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर जिस तरीके से आप चुनाव के लिए मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की कहते हैं घोषणा की गई है और चुनाव के लिए तैयारी की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, उसे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब भाजपा भी अपना रोल दिखाती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इसके अंदर अपना जोर आजमाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की यही कोशिश है कि विधानसभा के साथ साथ एमसीडी में भी अब अपना दबदबा कायम कर लिया जाए। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक की और भारत सरकार से औपचारिक और संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त न होने तक किसान आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। एसकेएम ने लंबित मुद्दों को हल करने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अशोक धवले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का और युद्धवीर सिंह की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अब एसकेएम की अगली बैठक 7 दिसंबर 2021 को होगी। आपको बता दें कि किसानों की अभी 6 लंबित मांगे हैं। ये क्या पता किसने किससे संपर्क करा, अब इससे संपर्क कर लिया कमेटी है। अब जिससे भी बात करेंगे ये 5 लोग ऑथराइज कर दिए। अब बिल्कुल सरकार भी खुलकर बात करे, ये कमेटी भी खुलकर बात करे। भेज दी, अरे ये तो जाली है सरकार के पास में। हाँ जाली है सरकार, आपके माध्यम से चलेंगे। जो भी मीटिंग सरकार के साथ होगी, जैसे यही करेंगे। 2 मिनट सर, जैसे पहले ऑन रिकॉर्ड बात होती थी कि इस जगह पे इतने बजे कर रहे हैं, ये चीज तय होगी या अपने लेवल पे ऑफ रिकॉर्ड भी आप बात कर सकते हैं? नहीं ऑफ रिकॉर्ड ये कर लेंगे ना, जैसा करेंगे ये कर लेंगे। अब इनको ऑथराइज कर दिया। मीडिया को भी बताएंगे। अरे आप पता नहीं हमें भाई, मीडिया को बता देंगे। मीडिया का उतना कोई रह सके। 2 चीज आ रही है सर, एक आप बोल रहे हो कि हमने कमेटी अपने आप बनाई है, दूसरा बोल रहे हो कि सरकार चाहती थी छोटी कमेटी बने। अरे वो तो कहने पे बनी है, या आपने सरकार कोई इसकी एडवाइजरी कमेटी की मेंबर नहीं है। इस संगठन की सरकार ने ये एक आपके माध्यम से करा कि छोटी कमेटी दे दो, 5 आदमियों के नाम दे दो। सरकार एक समझौते की तरफ जा रही है और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कल मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई। उनके ये मैसेज थे कि बातचीत करें, तो हमने 5 लोग जो यहाँ पर नजदीक रहते हैं, सब यही हैं, ये बातचीत उनसे करते रहेंगे। अरे देर कहाँ होगी, देर और सरकार ने भाई बातचीत करने में। खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अमित, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एसकेएम की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में 5 सदस्यीय समिति की घोषणा कर दी गई है। अब आने वाले समय के लिए क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है किसान नेताओं की? देखिए, जो 5 मेंबर चुने गए उनका नाम जैसे हम देखें कि अशोक धावले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चुड़ूनी, शिव कुमार काका जी और युद्धवीर सिंह, इन 5 लोगों का नाम चुना गया है। और इन 5 लोगों की खास रीजन, जैसे आपने सुना कि उन्होंने बताया है कि ये नजदीक रहते हैं, या फिर हम कहें कि ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं। अगर हम बात कर लें कि बलबीर सिंह राजेवाल को हम देखें पंजाब से रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, वही हरियाणा से हम देख सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से कोशिश की गई है इसके हमने कि जो 5 नुमाइंदे चुने गए वो हर एक रीजन को रिप्रेजेंट करते हुए चुने जाए। वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं एक मेजर डिसीजन था कल, जिसका इंतजार हो रहा था कि क्या कल मेजर अनाउंसमेंट हो सकते हैं, किसानी आंदोलन वापस लिया जा रहा है, कि कहीं ना कहीं जब से 3 कृषि कानून रद्द किए गए, उनको बिल वापस ले लिया गया है, तब से ये लगातार कयासें लगाई जा रही थी कि 3 जब जो धरने में किसान दिल्ली बॉर्डर पे किसान धरने बैठे हैं, वो वापसी कब करेंगे। तो लगातार कॉल्स आ रही थी, कहीं पे पहले कॉल आई थी वापसी की, उसके बाद फिर दोबारा कॉल आ गई कि नहीं अभी धरना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी और अन्य मांगे हैं। उन चीजों को लेके जैसे एमएसपी की गारंटी हो गई, कई और चीजें हो गई, अगर हम कह सकते हैं कि लोन कर्जे, कई अलग अलग चीजों के ऊपर अभी भी डिस्कशंस चल रही हैं। जो कमेटियां बनी है उनमें मेंबर्स को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, तो उन सभी चीजों को लेकर एक लगातार दुविधा बनी थी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल था, या हम कहें कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि 4 तारीख को क्या फैसला लिया जाता है, कि क्या किसानी आंदोलन की एंडिंग की कॉल 4 तारीख को दी जाएगी। खैर अभी जो डिसीजन हमें पता चल चुका है कि एंडिंग की कॉल नहीं दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चे ने सीधे तौर पर बोल दिया कि अभी किसानी आंदोलन खत्म नहीं होगा। तब सवाल ये उठता है कि अगर अब नहीं खत्म हो फिर कब खत्म होगा, क्योंकि देखिए लगातार डिमांड्स एक बहुत लंबे समय से किसान करते आए हैं। जो जिन जिन डिमांड्स को लेकर वो बैठे थे, जो मेन डिमांड्स लेकर किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, वो अचीवमेंट हो चुकी है। जो मेजर कुछ छोटी डिमांड्स रह गई हैं, उनका कहना है कि वो धीरे धीरे इन प्रोसेस की पूरी होंगी। पर अब सवाल ये है कि क्या लगातार अगर हम कहेंगे इसे फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं सरकार पे लगातार प्रेशर बिल्डअप हुआ है, अभी भी किसान बैठे हुए, तो सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर अभी भी एक मेजर प्रेशर है। इसमें कई छोटे छोटे और डिमांड्स भी है, जैसे बोले कि हर एक क्षेत्र, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, जिन जिन जगहों पे किसानों ने आंदोलन किया, वहां पे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पंजाब सरकार ने अपने लेवल पे मुकदमे रद्द कर दिए हैं, पर अभी भी हरियाणा में अगर हम कहें कि अभी भी केसेस चल रहे हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने गए थे इन पर्चों को रद्द करवाने के लिए, पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। तो शायद वो कुछ की फैक्टर्स हैं जिसके चलते अभी भी
किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है, जब तक एक मेजर बड़ा ब्लैंकेट सवाल ये है कि इस पूरे किसान आंदोलन का एक मुख्य चेहरा रहे राकेश टिकैत, लेकिन इस समिति में राकेश टिकैत शामिल नहीं हुए हैं। इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या वो पर्दे के पीछे रहकर ही काम करने के इच्छुक हैं? देखिए राकेश टिकैत अगर हम कहें कि मुख्य चेहरों में से एक थे। देखिए मैं ये चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि हम लोग अगर हम स्टार्टिंग में देखें ना तो फेज एक देखना पड़ेगा हमें कि अगर आप देखें कि आंदोलन शुरुआत करते हुए नजर आए थे तो वो बलबीर सिंह राजेवाल थे, वो पंजाब से जी, सीन जी। पे मानते हैं जो आंदोलन स्टार्ट किया वो इसमें है। उसके बाद जब हम बोलते हैं कि बैरिकेड्स किए गए, जब रास्ते रोके गए, या हम बात करते हैं कि 26-27 को जब किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, तब एक बड़ा चेहरा हरियाणा सामने आया था, गुरनाम सिंह चिड़ूनी का था। उन्होंने अपनी लेवल में बैरिकेड्स तोड़े। अगर हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा ने एक तरह से रास्ता बनाया पंजाब के बाकी सभी किसानों के लिए, तो एक दूसरा बड़ा नामी चेहरा उनका सामने आया था। तो वो देख सकते हैं वो चीज हाईलाइट करते हुए नजर आए। एक मेजर चंक जैसे हम कहते हैं कि 2 बड़े चेहरे ऑलरेडी है, और शायद इसमें और ज्यादा कोई मिक्सअप ना हो कि डिसीजन मेकिंग भी एक लेवल बैलेंस डिसीजन मेकिंग। देखिए 5 मेंबर की कमेटी है, अगर सभी बड़े चेहरे हो जाते हैं तो फिर डिसीजन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आ सकती थी। और शायद इसी चीज को देखते हुए या इसी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए राकेश टिकैत ने खुद को पीछे रखा है। पर हाँ देखिए वो पीछे है इसके मतलब नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके अभी भी इन्फ्लुएंस पूरे 5 मेंबर कमेटी में। देखिए 5 मेंबर कमेटी रिप्रेजेंटेटिव है, वो फुल एंड फाइनल डिसीजन मेकर्स नहीं है। वो खुद अपने मेंबर से बात करेंगे, खुद एक मेजर डिसीजन रखेंगे, पर आपस में उनको भी कंसल्ट करेंगे लोग। अगर हम कह सकते हैं राकेश टिकैत अन्य सीनियर नेता, तो देखिए 31 जथेबंदियों ने स्टार्ट किया था और उसके बाद कई और जथेबंदियां जुड़ते रही है, तो उनके प्रधान उनसे ही कांटेक्ट करेंगे। अगर उनको कोई लग रहा है कोई गलत डिसीजन लिया जा रहा है तो उनके थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाएगा। पर अभी हम देख सकते हैं ऑल ओवर काफी बैलेंस्ड कमेटी चुनी गई है। पर सवाल यह है कि क्या ये बैलेंस कमेटी काफी होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास अभी भी 2 बड़े चेहरे हैं। तो देख बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चिड़ूनी अभी भी 2 मेजर चेहरे हैं जो अपनी तरफ से एक डिसीजन मेकिंग है, हम कहेंगे अकेले ही किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में कैपेबल है। तो अब ये बहुत कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे हम देख सकते हैं अभी भी किसानी आंदोलन का एंड करने का मैसेज नहीं दे पाए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बिल्कुल, और बैलेंस अभी होता भी तो शायद ऐसा अब तक लग हमें रहा है एंडिंग कि उनकी जो 6 लंबित मांगे हैं उनमें जो पेच फंसेगा वो कहीं ना कहीं जी। एमएसपी और मुआवजे को लेकर फंसेगा, क्योंकि इसी पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है अभी। देखिए एमएसपी को लेके हम कह सकते हैं कि डिसीजन शायद जल्दी ही आ सकता है, पर जहां पे हमें लग रहा है कि पेच फंसता हुआ नजर आएगा वो है पेंडिंग केसेस के ऊपर। तो देखिए हर स्टेट में किसानों के ऊपर केसेस है, वही दिल्ली पे भी अगर हम कहें दिल्ली में भी केसेस है। चाहे हम 26 जनवरी के इंसिडेंट को लेकर कहते हैं कि वहां पे भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं जो जायज भी बनते हैं और कई नाजायज भी हो सकते हैं। पर ये अगर हम कहें कि इन कोर्ट प्रोसेस है विद इन, अगर हम कहें कि जुडिशरी और पुलिस के अंडर है, तो उसमें कोई टिप्पणी सही नहीं बनती है कि वो बाकायदा कार्रवाई के बाद ही क्लियर होगा। पर जो आंदोलन हम कहेंगे किसानों की तरफ से मांग की गई ब्लैंकेट क्लियरेंस दी जाए सबको कि जितने भी केसेस हैं उन सबको रद्द किया जाए, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं एक मेजर पेच फंस सकता है। अब सवाल ये है कि इसका हल कैसे निकालती है, क्योंकि सरकार को ही पता है कि हम एक काफी हद तक एक मेजर हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जो लोग किसानों की मेन डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है, पर अब क्या सिर्फ एक मेजर क्योंकि केसेस के चलते, क्या सिर्फ केसेस के चलते किसानी आंदोलन को इतना लंबा सरकार चलाएगी, या इसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज जल्दी ही किया जाएगा या नहीं, ये अभी तक बिल्कुल, कुछ देखिए क्लियर नहीं हो 5 पाया। राज्यों में पर चुनाव जी है तो कहीं ना कहीं सरकार अभी जोखिम लेने के मूड में तो नजर नहीं आएगी, तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्दी इस सारी समस्याओं का समाधान निकल जाए। शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।